ठीक है। सो एज फार एज टुडे सेशन इज कंसर्न, देखो सीपीसी में जहां तक एमसीक्यूज की डिस्कशंस की बात है वो हम इस सेशन में आज करने वाले हैं। ओके गुड। सो वन बाय वन आई एम टेकिंग अप द क्वेश्चंस। आज का सेशन जो है वो थोड़ा सा छोटा रहेगा। मेरे ख्याल से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हमारे इवनिंग के क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स थे उनको मेरे ख्याल से टाइमिंग्स के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं था, तो वो आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो आज का सेशन थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। लेट अस सी कितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर पाते हैं। The preparations must be proceeded with. The first question which we have for the today's session is in reference to section number 16 of the CPC. Section number 16 से ये सवाल है that in section 16 of CPC the property means movable property, immovable property, or property situated in India, whether movable or immovable or none of the above. So what the answer you people think about this? Yes, the first question which we have is सेक्शन नंबर 16 जो है सीपीसी का, उसमें प्रॉपर्टी का जब हम जिक्र करते हैं तो किस तरह की प्रॉपर्टी की बात है। आप सभी के पास चैट ऑप्शंस होंगे, कुछ एक जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो चैट ऑप्शंस में यू कैन रेफर योर आंसर टू मी, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन नंबर 16 के अंदर प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टीज की बात हो रही है? दैट इज मूवेबल, इमूवेबल, प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, वेदर मूवेबल और इमूवेबल एंड नन ऑफ द अबव। So I am getting two answers. सुरेंद्र कह रहे हैं सर ऑप्शन सी, आकृति बी कह रहे हैं। आकृति सेशंस क्लासेस जब हमने डिस्कस किए हैं तो कॉपी पे लिखवाया भी गया होगा कि सेक्शन 16 के अंदर जो क्लॉजेस हैं उनमें से जो लास्ट क्लॉज है उसका आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जनरली सेक्शन नंबर 16 के अंदर मेजर पोर्शन इज डीलिंग विद द इमूवेबल प्रॉपर्टीज, but one of the portion is also related with the movable property. So as far as the answer is concerned, the right answer is option number C. Option number C, whether the property is situated in India, whether it is movable or immovable. ठीक है, so option number C is the right answer. ठीक है, आकृति आपको इसका सेक्शन नंबर 16 में जो लास्ट क्लॉज है उसको एक बार डायरेक्ट पे जरूर मार्क कर लेना। और मूवेबल प्रॉपर्टीज अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट ऐसा लिखा गया है वहां पे। इफ द मूवेबल प्रॉपर्टी इज अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, क्लास में हमने पढ़ाया था ना आपको कि कैसे डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट की जा सकती है मूवेबल प्रॉपर्टीज की। सो जहां पे भी वो प्रॉपर्टी अटैच की जाती है या डिस्ट्रेंट करके रखी गई है उस जगह पे केस जो है वो हो सकता है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन उस कोर्ट का रहता है। The next one is question number 2. The defendant should within 30 days from the date of service of summons on him present a written statement of his defense. The said period can be extended up to 60 days, 90 days, can be extended up to 2 months, or it cannot be extended at all. ठीक है, so order 8 rule 1 proviso is there, ठीक है, and according to the proviso we have to answer it. Yes everyone, a defendant should within 30 days from the date of service of summons has to present his written statement. The said period can be extended. ठीक है, देखो इसमें रिनी आप 60 डेज कह रहे हैं और इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 90 डेज बाकी लोग कह रहे हैं। देखो जब भी हमें एमसीक्यू में सवाल आएगा सो हमें फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स से ही टाइम कैलकुलेट करना है एंड दैट टाइम शुड बी 90 डेज। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर। जो 60 डेज होते हैं वो तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि 30 डेज के बाद आपको 60 दिन और मिल रहे हैं, लेकिन द टाइम कैन बी एक्सटेंडेड टू द मैक्सिमम ऑफ 90 डेज। इस तरीके से हमें आंसर करना होता है। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। 60 डेज तो एड ऑन कर रहे हैं ना, तो हमें प्लस करके नहीं देखना है। वी हैव टू सी ऑल टुगेदर कि बेरेक्ट की लैंग्वेज में क्या लिखा गया है। तो बेरेक्ट कहता है इट कैन बी एक्सटेंडेड टू द मैक्सिमम ऑफ 90 डेज पीरियड। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, शिल्पा सेक्शन ठीक है 90 डेज की बात करें। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज, ठीक है, वेरी गुड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 8 डील्स विद द लीगल सेट ऑफ रूल 3, रूल 5, रूल 6 और रूल 8? देखो कसक आई है और आते ही धमाका कर दिया। कसक रूल 5 में तो डीम्ड एडमिशंस है, डीम्ड एडमिशंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डील्स विद द लीगल सेट ऑफ, लीगल सेट ऑफ जो है दैट इज इन रूल नंबर 6, रूल 6। ठीक है, सो रीटा, रीनी, आकृति, एवरीवन इज गिविंग द राइट आंसर, वेरी गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज
where in a suit counterclaim has been made, the court may pronounce a final judgment. अब counterclaim हमने recently discuss किया है मॉर्निंग के सेशंस में, और क्वेश्चन है where in a suit counterclaim has been made, the court may pronounce the final judgment on the original claim, on the counterclaim, either on the counterclaim, either on the original claim or counterclaim, not on both. And D option है both on original claim as well as on the counterclaim. Yes, so I am getting one answer from Rini, that is option number D. ठीक है, बाकी लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? That is काउंटर क्लेम अगर आपने बीइंग अ डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट के साथ रेज किया है, तो कोर्ट जब डिक्री ड्रॉ करेगा या जजमेंट प्रोनाउंस करेगा, तो फाइनल जजमेंट में क्या ओरिजिनल क्लेम और काउंटर क्लेम दोनों होंगे, क्या सिर्फ ओरिजिनल क्लेम होगा, क्या सिर्फ काउंटर क्लेम होगा, या दोनों में से कोई एक हो सकता है? ठीक है, सो द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 6 कैपिटल ए ऑनवर्ड्स काउंटर क्लेम का जिक्र रखा गया है, और सिमिलरली ऑर्डर नंबर 20 रूल 19 के अंदर भी काउंटर क्लेम और सेट ऑफ अगर किया जाता है तो डिक्री कैसे बनाया जाएगा, और दोनों प्रोविजंस में हमें ये पॉइंट मिलता है कि अगर कहीं पे सेट ऑफ या काउंटर क्लेम की बात की गई है तो कोर्ट को ओरिजिनल क्लेम जो प्लेंटिफ का क्लेम होता है उस पे भी डिक्री देनी है, और जो काउंटर क्लेम डिफेंडेंट की तरफ से आया है उस पे भी अपनी डिक्री जो है, या अगर जो भी डिसीजन है कोर्ट का फाइनल जजमेंट जो है वो देना पड़ता है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. बाकी लोग सभी साइलेंट रहे हैं इस क्वेश्चन पे. अभी रिसेंटली वी हैव डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन द क्लास. द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोड ऑफ सेटिंग अप अ काउंटर क्लेम इन अ सूट. ऐसे इनमें से कौन सा वो तरीका है जिनमें से आप काउंटर क्लेम जो है कोर्ट के सामने लेके आ सकते हैं? In a written statement filed under Order 8 Rule 1 by amending the written statement with the leave of the court, in a subsequent pleading under Order 8 Rule 9, or all of the above. Yes, everyone. CPC पढ़ो. CPC Order 8 Rule 1 के अंदर जब फर्स्ट टाइम रिटर्न स्टेटमेंट दिया जाता है, we can mention the counter claim over there itself. अगर आप अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में अमेंडमेंट करवा के Order 6 Rule 17 के अंदर कोर्ट से परमिशन ले लेते हैं और उसमें काउंटर करना चाहते हैं, दैट इज आल्सो परमिसिबल. कोई सब्सिक्वेंट प्लीडिंग आप कोर्ट के सामने रेज करते हैं ऑर्डर 8 रूल 9 के परव्यू से, जैसे कि एडिशनल रिटन स्टेटमेंट जिसको हम कह सकते हैं, और उसमें भी काउंटर क्लेम किया जा सकता है. सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर ए नहीं जाएगा. सिर्फ फर्स्ट टाइम अगर आप रिटन स्टेटमेंट दे रहे हैं तो क्या उसी में काउंटर होगा? ऐसा नहीं है. यू कैन फॉलो द अदर मैकेनिज्म्स आल्सो. ठीक है, बाकी तरीके भी हो सकते हैं जिनको हम यहाँ पे फॉलो करके काउंटर क्लेम कोर्ट के सामने ला सकते हैं. सो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन नंबर डी. आप लोगों की कॉपीज पे ये कंप्लीटली मैंने लिखवाया भी था. ठीक है, मेरे ख्याल से ज्यादा दिन तो नहीं हुए होंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म डिक्री एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 डज नॉट इंक्लूड. इनमें से कौन सी चीज जो है वो डिक्री की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती है? यस एवरीवन, सभी लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है. अगर आप आंसर्स नहीं करेंगे तो इस सेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा. The first option is rejection of plaint. The next one is adjudication from which an appeal lies as an appealable order. Next one is adjudication under section 144, and the last one is none of the above. दर्शक ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, that is adjudication from which an appeal lies as an appealable order. The answer is right. ठीक है, सभी लोग बी पे आ गए. देखो, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और एडजुडिकेशन जो 144 के अंदर किया जाता है, दोनों को डीम्ड डिक्री माना जाता है. रिजेक्शन ऑफ प्लेंट तो हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर ही लिया है मॉर्निंग सेशन में, और 144 की जहां तक बात है, रेस्टिट्यूशन है सेक्शन नंबर 144 सीपीसी के अंदर. एंड व्हेन इट कम्स टू द प्रोसेस ऑफ रेस्टिट्यूशन तो उसे भी डीम्ड डिक्री का दर्जा जो है वो दिया गया है. बट व्हेन इट कम्स टू द अपीलेबल ऑर्डर्स, वो सिर्फ ऑर्डर माने जाते हैं. कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसके अगेंस्ट अपील जा सकती है वो हमारे लिए ऑर्डर ही है, वो डिक्री नहीं है. ठीक है, और इसी के साथ साथ एक डिसमिसल इन डिफॉल्ट का जिक्र होता है. डिसमिसल इन डिफॉल्ट में हमारे लिए ऑर्डर होगा, डिक्री नहीं होगा. सो सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 2 के अंदर जो डिक्री का डेफिनेशन है, दैट विल गिव यू द प्रॉपर पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर टू दिस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिफेंडेंट अगेंस्ट whom an ex parte decree has been passed. कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट ex parte decree पास हुआ है, has a defendant against whom an ex parte decree has been passed preferred an appeal against such decree
अंडर, तो कौन से प्रावधान के अंदर अपील वो जो है एक्स पार्टे के अगेंस्ट फाइल करता है? इट इज ऑर्डर 9 रूल 13 सेक्शन 115 96(2) और ऑर्डर 47। यस एवरीवन, सो अपील जो है एज यू पीपल आर रेफरिंग टू ऑप्शन नंबर सी सेक्शन नंबर 96, सेक्शन नंबर 96 सब सेक्शन 2 जो है वो अपील की बात करता है। 913 एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिक्रीज की बात करेगा, सेक्शन 115 रिवीजन की बात करेगा, ऑर्डर 47 रिव्यू की बात करेगा, एंड सेक्शन नंबर 96 सब सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट द अपील अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्रीज। वेरी गुड सुरेंद्र जी, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, सी है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, which of the following provision empowers the court to pronounce the judgment upon admissions made by the parties in their pleadings? कौन सा वो प्रोविजन है जिसके अंदर कोर्ट पार्टीज की एडमिशंस के बेसिस पे जजमेंट बना सकता है? जजमेंट अपॉन एडमिशन, तो ये वैसे जो इसका आंसर है वो अभी तक हमने क्लासेस में डिस्कस नहीं किया है in the morning sessions, but generally when it comes to this particular question, so we have to follow order 14, we have to follow order 14 rule 6, order 12 rule 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ऑर्डर 12 रूल 6 जो है वो इसका राइट आंसर है। ऑर्डर 12 रूल 6 के अंदर एक कॉन्सेप्ट है दैट इज जजमेंट ऑन एडमिशन। ठीक है, आप लोग कॉपीज पे भी लिख सकते हैं, जजमेंट ऑन एडमिशंस जो है वो ऑर्डर 12 के रूल नंबर 6 के अंदर है। दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, ये बहुत बार हमारे जुडिशरी के एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जजमेंट ऑन एडमिशन कौन से प्रावधान के अंदर होगा, और ऑर्डर 11, 12 और 13 के अंदर कुछ एक टाइम की बात की गई है कि कितने समय के अंदर आपको आंसर्स देने एटसेट्रा, तो वो सारे एरियाज बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो एज फार एज क्वेश्चन नंबर 8 इज कंसर्न, which of the following provision empowers the court to pronounce the judgment upon admissions made by the parties? तो पार्टीज अगर खुद ही कुछ एडमिट कर ले उसके बेसिस पे कोर्ट को अगर जजमेंट बनाना है, सो ऑर्डर 12 रूल 6 जो है कोर्ट को ऐसा करने के लिए अलाउ करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली रिलेटेड विद द जजमेंट। सो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन recall the judgments which we have done in the classes. Question है, in which of the following case the Supreme Court has held that the court has not to act blindly upon the admission of a fact made by the defendant in his written statement? कि देखो हमने ऑर्डर 8 के रूल 5 के अंदर डीम्ड एडमिशंस का प्रोसेस समझा था ना, डीम्ड एडमिशंस का, या फिर जनरली अगर डिफेंडेंट कुछ चीज पे एडमिट कर लेता तो उससे क्या होगा? अरे ऑप्शंस पे आने से पहले क्वेश्चन समझ लो, ठीक है, सिर्फ उस क्वेश्चन को आंसर मत कर दो या उस जजमेंट का आंसर मत कर दो जो आपने सिर्फ पढ़ा हुआ है। द आंसर मे बी समथिंग डिफरेंट। क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट, in which of the following case the Supreme Court has held that the court has not to act blindly upon the admission of fact made by the defendant in his written statement? तो अगर डिफेंडेंट अपनी WS में किसी फैक्ट को एडमिट करता है, सो कोर्ट को ब्लाइंडली एक्ट नहीं करना चाहिए। कोर्ट को इस चीज का जो एविडेंस है कि प्लेंटिफ क्या कह रहा है वो प्रूव करवा लेना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का मायने है। जो ऑप्शंस हमारे सामने है दैट इज ONGC वर्सेस मॉडर्न कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी। ऑप्शन नंबर बी है बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान। ऑप्शन नंबर सी इसाबेला जॉनसन वर्सेस MS उसाई, एंड ऑप्शन नंबर डी इज पटेल रोडवेज लिमिटेड वर्सेस प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी। मेरे पास दो आंसर आए हैं ऑप्शन नंबर डी के, पटेल रोडवेज लिमिटेड वर्सेस प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी। आप लोगों ने कहां पे पढ़ा है? सेक्शन नंबर 20 की एक्सप्लेनेशन के अंदर पढ़ा है ना, कि अगर एक बिजनेस है उसके ब्रांच ऑफिसेज भी है, कॉज ऑफ एक्शन कहीं और होता है, तो हमें कैसे कोर्ट का जुरिसडिक्शन डिफाइन करना है। तो पटेल रोडवेज लिमिटेड वर्सेस प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी उस पॉइंट पे है, दैट इज नॉट रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर इशू। इसाबेला जॉनसन वर्सेस MS उसाई का केस, इरोनियस ओपिनियंस ऑफ लॉ अगर कोर्ट ने दिया है, किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे कोर्ट का इरोनियस ओपिनियन है, तो वो रेस जुडिकाटा का काम नहीं करता है। ONGC वर्सेस मॉडर्न कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी का जो केस है ये रिटर्न ऑफ प्लेंट के लिए है, ऑर्डर 7 रूल 10 के लिए है, ये हमारे इस पॉइंट से वास्ता नहीं रखता है। लेकिन द नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान, बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान इस पॉइंट पे था कि अगर डिफेंडेंट ने अपनी रिटन स्टेटमेंट में किसी चीज को एडमिट कर लिया,
फैक्ट को एडमिट कर लिया, सो कोर्ट को ब्लाइंडली एक्ट नहीं करना चाहिए, कोर्ट को फिर भी प्लेंटिफ को बोलना चाहिए कि वो अपने फैक्ट्स को प्रूव करवाए। गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, केस इज इंपॉर्टेंट। बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान, क्या पॉइंट है कि डिफेंडेंट की रिटन स्टेटमेंट में अगर कुछ उसने एडमिशंस की है, सो कोर्ट को ब्लाइंडली एक्ट नहीं करना है, कोर्ट को प्लेंटिफ के द्वारा कही गई चीजों को प्रूव करवा लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? यस एवरीवन, यस और नो करके जवाब देते रहिए। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? 4 ऑप्शंस भी है, 4 जजमेंट्स, चारों जजमेंट्स का अपना अलग अलग मतलब है। पटेल रोडवेज का सेक्शन 20 के ऊपर है। इसाबेला जॉनसन जो है एरोनियस ओपिनियंस ऑफ लॉ डज नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा पे है। बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान इस पॉइंट पे है कि रिटन स्टेटमेंट में अगर कुछ फैक्ट को एडमिट किया है डिफेंडेंट ने, कोर्ट को ब्लाइंडली एक्ट नहीं करना चाहिए। और ओएनजीसी वर्सेस मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी रिटर्न ऑफ प्लेट के ऊपर एक जजमेंट है कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस या पेक्यूलियरी जुरिसडिक्शंस अगर नहीं है कोर्ट की तो रिटर्न ऑफ प्लेट होगा या नहीं, सब्जेक्ट मैटर नहीं है तो रिटर्न होगा या नहीं। तो दैट इज ओवर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। फॉर डिसाइडिंग द जुरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोड, किसी भी सिविल कोड का जुरिसडिक्शन है या नहीं, ये देखने के लिए हम क्या देखते हैं? अवर्मेंट्स मेड इन द प्लेंट आर मटेरियल, averments made in the written statement are material, the actual value of the suit property is material, or none of the above. Yes everyone, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करिएगा। ठीक है, सोच समझ के आंसर करिएगा। For deciding the jurisdiction of the court, the averments made in the plaint are material, the averments made in the written statement are material, actual value of the property is material, or none of the above. क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन सी। और भी कोई है? ठीक है, रिनी सेइंग ऑप्शन नंबर ए। क्लास में एक एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर भी देखो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सूट प्रॉपर्टीज मटेरियल, तो दैट इज अल्टीमेटली डिपेंडेंट अपॉन दैट वेदर द कोर्ट विल हैव द पेक्यूलियर जुरिसडिक्शन और नॉट। लेकिन आप किस चीज में लिख के बताते हैं कि कोर्ट का जुरिसडिक्शन है? आप प्लेट में लिख के बताते हैं ना, दैट दिस कोर्ट हैज द जुरिसडिक्शन टू ट्राई द मैटर। और अगर आपने प्लेट में ये लिखा है, सो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है कि उसका जुरिसडिक्शन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। द अवर्मेंट्स मेड इन द प्लेंट, प्लेंट के अंदर प्लेंटिफ ने जो कुछ लिखा है उसके आधार पे डिसाइड होगा कि कोर्ट का जुरिसडिक्शन है या नहीं। अगर प्लेंटिफ कॉज ऑफ एक्शन एक कोर्ट के सामने लेके आया है और उस प्लेट के अंदर ही इज मेंशनिंग दैट द कोर्ट हैज द जुरिसडिक्शन टू ट्राई द मैटर, तो कोर्ट प्लेट पढ़ के देखेगा कि क्या मेरा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है या नहीं, क्या पेक्यूलियर लिमिट्स के अंदर है या नहीं, क्या सब्जेक्ट मैटर है या नहीं। तो प्लेट के बेसिस पे हम देखते हैं कि हमारा जुरिसडिक्शन उस केस को सुनने का है या नहीं। रिटन स्टेटमेंट हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सूट प्रॉपर्टी वो एक अलग विषय है, ठीक है, वो पेक्यूलियर जुरिसडिक्शंस की बात करता है। लेकिन प्लेंट में जो आप लिख के देते हैं उसके बेसिस पे कोर्ट को ये पता लगता है कि उसका जुरिसडिक्शन होगा या नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, the suit of civil nature means a suit in which the principal question relates to. Suit of civil nature means a suit in which a principal question relates to caste, religion, politics, or none of the above. Yes. कोई आंसर सही हो जाए, कोई गलत हो जाए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सही आंसर तक पहुंचना है और जो सही आंसर है उसको दिमाग में हमेशा रखना है। ठीक है, एग्जाम में गलतियां नहीं होनी चाहिए। These are the practice sessions. You can do a mistake, but such mistakes are not acceptable in the एग्जाम। ऑप्शन नंबर डी आप लोग सही आंसर कर रहे हैं, दैट इज नन ऑफ द अबव, बिकॉज अगर किसी केस में कास्ट इज द प्रिंसिपल क्वेश्चन, रिलीजन इज द प्रिंसिपल क्वेश्चन और पॉलिटिक्स इज द प्रिंसिपल क्वेश्चन, सो वो सूट सिविल नेचर का नहीं हो सकता। द नेक्स्ट वन इज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू पीपल हैव ऑन योर स्क्रीन इज which provision of order 7, ये बड़ा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, which provision of order 7 provides that every plaint shall state specifically the relief which the plaintiff claims। कौन से रूल के अंदर ऑर्डर 7 में ये लिखा गया है कि प्लेंटिफ को जो भी रिलीफ चाहिए वो स्पेसिफिकली अपनी प्लेंट में मेंशन करेगा? रूल 4, 5, 7, 8। यस,
अगर सही आंसर नहीं आता है ना तो बेरेक्ट अपने पास रखिए और बेरेक्ट में मार्क कर लीजिए, क्योंकि उस एरिया से सवाल उठ सकता है। ठीक है, these are the questions which are there in the previous year papers and these questions might be there in your upcoming exams. ठीक है, so I am getting 7. ठीक है, so option number C में आप लोग बेसिकली आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। रूल 7 के अंदर ये पॉइंट है कि प्लेंटिफ को अपनी प्लेंट के साथ ही जो भी रिलीफ उसको चाहिए वो मेंशन करना पड़ेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बार्ड अंडर सेक्शन 10? सेक्शन 10 के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है? रेस सब्जुडिस। व्हाट इज बार्ड अंडर सेक्शन 10? ट्रायल ऑफ द सब्सिक्वेंट सूट, institution of the subsequent suit, passing of the interim orders, both A and B. Yes, section 10 किस चीज को रिस्ट्रिक्ट करता है? I need the answer from everyone. Yes, quick, जल्दी जल्दी आंसर करिए। ठीक है, सोच समझ के। सेक्शन 10 देखो, जब सेक्शन 10 से सवाल उठा तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि सेक्शन 10 में रेस सब्जुडिस हमने पढ़ा था। सेक्शन 10 के अंदर एक चीज लिखी गई है दैट नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल इफ द मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट। ठीक है, इफ द मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट, यस और नो? सो इंस्टीट्यूशन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरी चीज आप लोगों को ध्यान में लानी है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर एक कोर्ट में एक मैटर पेंडिंग है और सेम पार्टी सेम मैटर को लेके एक दूसरा सूट फाइल कर देती है तो सब्सिक्वेंट कोर्ट ट्रायल नहीं चला सकती, लेकिन अगर कोई इंटरिम रिलीफ देना है वो दे सकती है। बिना ट्रायल चलाए अगर केस को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है वो भी कर सकती है। दैट द कोर्ट इज नॉट बार्ड टू एग्जामिन द मेरिट्स ऑफ द केस विदाउट इनिशिएटिंग द ट्रायल। इस चीज का ध्यान आ रहा है या नहीं आ रहा है? और अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो जजमेंट्स को याद करिए, कॉपीज के अंदर जाइए और वी हैव डिस्कस सर्टेन पॉइंट्स ओवर देयर। पुखराज डी जैन का एक जजमेंट किया था, जी गोपाला कृष्ण वर्सेस पुखराज डी जैन। यस और नो? किया था या नहीं किया था? प्रेमलता नाहता वर्सेस चांदी प्रसाद सितारिया का जजमेंट किया था या नहीं किया था? किया था ना। और उन केसेस में क्या है कि अगर एक मैटर एक कोर्ट में पेंडिंग है उन पार्टीज के बीच में और वही पार्टीज के बीच में एक दूसरी कोर्ट में एक मैटर आ जाता है तो दूसरी कोर्ट ट्रायल नहीं चलाएगी, लेकिन बिना ट्रायल चलाए अगर वो केस को डिस्पोज ऑफ कर सकती है टेक्निकल ग्राउंड पे, वो हो सकता है। कॉपीज को ध्यान में लाइए, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट से, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर A 13th का ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। व्हाट इज बार्ड अंडर सेक्शन 10? सेक्शन 10 में क्या रिस्ट्रिक्टेड है? द ट्रायल इज रिस्ट्रिक्टेड। इंस्टीट्यूशन पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इंस्टीट्यूट कर सकते हैं कि इसको प्लेंटी तो लगाना है। पासिंग ऑफ द इंटेरियम ऑर्डर, तो किसी भी कोर्ट में अगर सब्सिक्वेंट सूट आता है वो कोर्ट इंटेरियम ऑर्डर्स देने के लिए कॉम्पिटेंट है। लेकिन मैंने आपको बताया था, अलग अलग एग्जांपल्स डिस्कस किए कि इंटेरियम ऑर्डर दे सकती है लेकिन देगी नहीं। कारण ये है कि इट इज बेटर टू ट्रांसफर द मैटर टू द कोर्ट इन विच द सूट इज फॉर्मरली इंस्टीट्यूटेड। तो इसका ध्यान रखिएगा, सिर्फ ट्रायल पे रिस्ट्रिक्शन है, इंस्टीट्यूशन पे या इंटेरियम ऑर्डर्स पास करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? क्विक, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। देखो, कॉन्सेप्ट्स में बहुत आप लोग ना गड़बड़ कर जाते हो। ठीक है, एक एक चीज इतना इलैबोरेटली डिस्कस करने के बावजूद भी यू पीपल आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल टू गिव द राइट आंसर। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्वेश्चन नंबर 14, सेक्शन 10 अगेन रेस्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सेक्शन 10 प्लेसेस बार ऑन द पावर ऑफ द इंडियन कोर्ट to try a subsequent suit if the subsequent suit is pending in Indian court, foreign court, either A and B, none of the above। क्वेश्चन को अगर नहीं समझ पा रहे, हिंदी में इसको उतारो कि सेक्शन 10 रिस्ट्रिक्ट करता है इंडियन कोर्ट की पावर को एक केस को ट्राई करने के लिए अगर पिछला केस जो है प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट जो है वो किसी इंडियन कोर्ट में है, किसी फॉरेन कोर्ट में है, दोनों में है या नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द इंडियन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट में अगर एक मैटर पेंडिंग हो, इंडियन कोर्ट में रेस सब्जुडिस अप्लाई नहीं होता है, लेकिन अगर इंडियन कोर्ट में कॉम्पिटेंट कोर्ट में एक मैटर पेंडिंग है तो रेस सब्जुडिस की एप्लीकेशन होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द ऑब्जेक्ट ऑफ डैश टू सेक्शन 11
is to compel the plaintiff or to the defendant to take all the grounds of attack or defense which are open to him. कौन सा ऐसा एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 11 का जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स को कंपेल करता है कि आपके पास जितने ग्राउंड्स है अटैक और डिफेंस के वो आप लेके आइए। अगर आप नहीं लाएंगे तो क्या लग जाएगा? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगेगा ना। अगर आप अपने जो भी आपके पास ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस या ग्राउंड्स ऑफ अटैक हैं, अगर आप कोर्ट में नहीं लाते, which might or ought to have been raised by the parties, if not raised, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई, और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा हमें मिलता है एक्सप्लेनेशन नंबर 4 के अंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 15th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन समझा करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सही आंसर तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। कॉन्सेप्ट फिर भी कभी कभी क्लियर होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बावजूद भी अगर आंसर ना है तो ये बहुत एक गंभीर विषय है। क्वेश्चन नंबर 16, अ डिफेंडेंट टू अ सूट अगेंस्ट हूम नो रिलीफ इज क्लेम्ड। अगर कोई डिफेंडेंट ऐसा है जिसकी अगेंस्ट आप कुछ भी क्लेम नहीं करते हो, सो उस डिफेंडेंट को क्या मानेंगे? को डिफेंडेंट, इंटरप्लीडर, परफॉर्मा डिफेंडेंट और इंटरवेनर। द डिफेंडेंट टू अ सूट अगेंस्ट whom no relief is claimed, no relief is claimed। सोच समझ के आंसर दीजिए कसर। डिफेंडेंट अगेंस्ट whom नो रिलीफ इज क्लेम्ड। प्लेंटिफ अगर किसी डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई रिलीफ क्लेम नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम परफॉर्मा मानते हैं ना, बिकॉज प्लेंटिफ का और उस डिफेंडेंट का ज्वाइंटनेस ऑफ इंटरेस्ट है, ज्वाइंटनेस ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर डिफेंडेंट कोई ऐसा है जिसके अगेंस्ट कोई रिलीफ नहीं मांगा जा रहा तो वो व्यक्ति हमारे लिए प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन है, इन विच केस the Supreme Court has held that erroneous opinion on the pure question of law unrelated to the facts which give a rise to a right does not operate as res judicata। अभी अभी हाल ही में एक केस हमने क्लास में डिस्कस भी किया था in the earlier sessions, in which case the Supreme Court has held that erroneous opinion on the pure question of law unrelated with the facts which give rise to the right does not operate as res judicata। कौन सा ये केस है? क्लास में डिस्कस हुआ है रिसेंटली रेस जुडिकाटा में लास्ट क्लास 6 या 7th डे पे जो रेस जुडिकाटा की मेरी लास्ट क्लास होती है, 6-7 दिन जो रेस जुडिकाटा लगता है, लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ वो केस डिस्कस किया होगा। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में केस अगर हो तो सेलम एडवोकेट से आंसर होता है, दो सेलम एडवोकेट इज इटसेल्फ अ लॉ, लेकिन मथुरा प्रसाद दूसीबाई वर्सेस NBGG भोए is the case on which the Supreme Court has given the point कि erroneous opinion on the pure question of law unrelated with the facts which give right to the which gives to a right does not operate as res judicata। So मथुरा प्रसाद की जजमेंट मैंने आपको दी भी है, शॉर्ट नोट भी दिया है, पैराग्राफ एक हमने क्लास में पढ़ा भी था और उसी में से ये आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, the next question is which of the following preposition is incorrect। इनमें से कौन सा preposition गलत है? Section 13 of CPC lays down a rule of procedure only। Section 13 of CPC also prescribes a substantive law। Section 13 of CPC embodies the principle of private international law or none of the above। आपको इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। इनकरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 18 है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। अगर ये सेशन 2-3 मिनट में अगर बंद हो जाएगा तो आई विल रीस्टार्ट इट। एक नया लिंक आप लोगों को भेजूंगा मैं, तो उससे आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आज मैं कोशिश करता हूँ 50 के आसपास क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर लें। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन इज इनकरेक्ट। देखो, क्या सेक्शन 13 सीपीसी का सिर्फ प्रोसीजरल है? सोचो जरा, सिर्फ प्रोसीजरल है कि क्या वहां पे पार्टी के पास ये राइट नहीं है कि अगर वो एस्टैब्लिश कर दे कि फॉरेन कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं था तो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगा? क्या उस पार्टी के पास ये राइट नहीं है कि वो ये कोर्ट के अंदर एस्टैब्लिश कर दे कि फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट जो है वो फ्रॉड होने के बाद दिया था? यस। तो क्या सब्सटेंटिव है या नहीं, आपको ये देखना है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है,
जो ये कह रहा है कि सेक्शन 13 ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स अ सब्सटेंटिव लॉ। सो ये जो चीज है ये ठीक है। ठीक है, ठीक क्यों है? बिकॉज सब्सटेंटिव चीजें उसमें हमें दिखती है। सब्सटेंटिव मतलब आपको एक अधिकार मिल रहा है कि दो पार्टीज के बीच में एक मैटर था, फॉरेन कोर्ट में चला, फॉरेन कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। सेम पार्टीज के बीच में वही मैटर इंडिया में आया। वैसे तो हम कहते हैं कि इंडिया में उस चीज को हम कंक्लूसिव मानते हैं जो फॉरेन कोर्ट ने डिसाइड कर दी, लेकिन अगर एक्सेप्शंस के अंदर चले गए तो पार्टीज ये मेंशन कर सकती हैं कि वो जजमेंट कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। तो ये एक सब्सटेंटिव प्रोविजन है। क्या ये एक प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल को एम्बॉडी करता है? या आंसर इज यस। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज देयर, कंक्लूसिवनेस का प्रिंसिपल हमारा जो चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है बिकॉज फॉरेन कोर्ट का जजमेंट था। दो पार्टीज के बीच में एक केस था, फॉरेन कोर्ट में चला, दो पार्टीज के बीच में उसी मैटर को लेके इंडिया में केस आ गया, तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है वो अप्लाई होता है, इसका प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है। लेकिन क्या सेक्शन 13 सिर्फ प्रोसीजरल है? ऐसा लिखा है ना, सिर्फ प्रोसीजरल। सो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी आपस में एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज नीचे हमने कह दिया कि ये सब्सटेंटिव प्रोविजन है इसमें, तो ये सिर्फ प्रोसीजरल नहीं हो सकता। So section 13 is procedural as well as it is substantive. It is only procedural. ये statement गलत है। So right answer क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या होना चाहिए? Yes everyone, quick. ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट आंसर ना, कि ये सिर्फ प्रोसीजरल नहीं है, प्रोसीजरल के साथ साथ ये सब्सटेंटिव भी है, ऐसा हमें सेक्शन नंबर 13 बताता है। सिंथेटिक, और ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल को भी इंबॉडी कर रहा है बिकॉज फॉरेन कोर्ट की जजमेंट्स की बात आ रही है। सेक्शन नंबर 13 के क्लॉज नंबर सी और क्लॉज नंबर एफ के अंदर भी ऐसी बातें हैं, सो दैट वी हैव टू एडहियर, और इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट सेक्शन 13 इज अ रूल ऑफ प्रोसीजर ओनली। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। सो अगला सवाल हमारे पास है, ए सूज बी फॉर पोजेशन एलिजिंग दैट बी इज अ टेनेंट इन एरियर्स। ए ने बी के ऊपर केस किया, प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना है और कह रहा है कि बी उसका किराएदार है और उसने किराया नहीं दिया। The suit is dismissed on the ground that B is mortgagee in possession. The suit is dismissed on the ground that B is mortgagee in possession. कोर्ट देगा कि नहीं, टेनेंट नहीं है B mortgagee है। A subsequent suit by A against B for redemption is barred by rule of splitting of claim, rule of constructive res judicata, both A and B, none of the above. थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करना है, ठीक है। पिछले सूट में और नए सूट में अगर टाइटल डिफरेंशिएट कर गया तो रेस जुडिकाटा ना डायरेक्ट लगेगा ना कंस्ट्रक्टिव लगेगा। ये टेस्ट मैंने आप लोगों को क्लास में बता रखा है, इसी टेस्ट को फॉलो करके आंसर देना।